नमस्कार, सोहंदर न्यूज़ की विशेष कार्यक्रम ऑन एयर गेस्ट में आपका स्वागत है। अभी मौजूद है एक ऐसी उर्दू साहित्यकार जो न कि सिर्फ अररिया, पूर्णिया या बिहार में बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। इनके कलम ही इनकी पहचान है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहत आरा बेगम, साहित्यकार और व्यंग्यकार, उर्दू के व्यंग्यकार के जीवन शैली और रचना पर शोध किया। तो ये अनुभव कैसा रहा? मुझे जब पीएचडी अवार्ड मिला, अवार्ड से उतनी संतुष्टि नहीं मिली जितना कि मौलाना इसाफ हरताफ के खोज पर, उनके शोध पर, उनको रोशनी में लाने पर मुझे एक संतुष्टि, एक सुकून जैसा मिला कि अररिया की धरती पर जन्म लेने का कुछ तो कर्ज अदा किए। अब मैं जब पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, पीजी कर रही थी, तो वहाँ मैंने महसूस किया कि अररिया वालों को वो लोग बहुत साहित्य के क्षेत्र में बहुत नीची नज़र से देखते हैं, है ना। खुल करके भी कई शख्सियत ऐसे थे जैसे डॉक्टर आपको मुमताज़ अहमद, है ना, डॉक्टर असलम आज़ाद, वो उन लोगों का कहना था, उन लोगों की सोच, मतलब किस तरह से वो अपने आप सोच में ढाल लिए थे कि अररिया वाले को उर्दू बोलने भी नहीं आती है। तो इन सारी उनके सोच को बदलने के लिए मैंने वहाँ भी आवाज़ उठाया और उसको प्रूफ करने के लिए मैं आर्टिकल तो बचपन से लिखती ही थी। मैं बचपन शुरू से स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल लाइफ में, मैंने 10th क्लास की स्टूडेंट जब थी 1978 में मेरी पहली कहानी लाल दुपट्टा छपी थी, जो मेरा स्कूल लाइफ का मतलब ये है, जो कि खातून मशरिक में छपी और वो इंटरनेशनल मतलब लेवल का था। और उस वक्त हमको अरब कंट्री से भी बहुत ख़त मिला जिसमें लोगों का कहना था कि आप जैसी शख्सियत अगर हीरोइन को सिसकना और रोना, दम तोड़ना सिखाएंगी तो फिर आम बहनों के बारे में सोचिए जो पर्दे में रहती हैं, घर में रहती हैं, शोषित हैं, तो उनका क्या होगा। उसके बाद दूसरी कहानी मेरी फिर रोशनी में आई, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिसको पढ़ने के बाद फिर वही लोग, है ना, जितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी मतलब पत्र हमको आया, वो उसमें उन्होंने लिखा कि आपकी कहानी में प्रेमचंद का बू है, वहाँ की मिट्टी का जो है सुगंध मतलब मिलती है। जी, बात करें रचना की, बात करें तो आप नहीं भूल सकते हैं उन शख्सियत को जो अररिया की धरती को हमेशा हवा देने की कोशिश किया, जिनके नाम मात्र से और उनके कलम की ताकत के बदौलत अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ख्याति मिला। बात उन्हें भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल फणीश्वरनाथ रेणु की बात करें, संदर्भ में किसी साहित्यकार ने अब से 10 साल पहले किसी साहित्यिक गोष्ठी में कहा था, रेणु नाम है चना भुना के खाइए। ने अलग पहचान मिली। इनसे ही जानेंगे फणीश्वरनाथ रेणु की रचना के विषय में इनका क्या ख्याल है। रेणु जी अररिया के धरोहर हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अररिया को एक पहचान दिलाने वाली पहले शख्स थे और मैं उनकी कहानी में बिल्कुल अररिया का रंग, यहाँ की मिट्टी की खुशबू समाया हुआ है। अगर उनकी तीसरी कसम को हम देखें, है ना, तो उसमें एकदम क्लियर हमारा गुलाबबाग से लेकर के फरबिसगंज के जो है जगह जगह के और हर टोला, हर मोहल्ला का उसमें कहीं ना कहीं छिपा हुआ अक्स है, झलक है। तो वो यहाँ के और ख़ास करके वो नारी जाति के दबते हुए नस को पकड़ा और उसको उभारने की कोशिश किए। उनकी कहानी में जो हीरोइन होती है बिल्कुल परफेक्ट, जो उन्होंने महसूस किया, जो देखा, जो समाज में होता है, उसको उन्होंने कलमबंद कर दिया। कहीं भी बनावटी नहीं है कि किसी कैरेक्टर को बहुत बना के संवार के उन्होंने जो है पेश किया, बल्कि ज़बान का भी इस्तेमाल वही किया जो यहाँ का ठेठ लोकल भाषा, आंचलिक भाषा था। बिल्कुल, हम बात करने जा रहे थे आंचलिक साहित्यकार के रूप में उभरे, ना कि उभरे बल्कि एक अलग पहचान बनाए। बिल्कुल, अभी जो है बात करें कि अभी के दौर पर इनका जो, इनसे ही बात करते हैं, क्या इनके तरफ आंचलिक क्षेत्र के विकास के लिए बात करें
या यूँ कह सकते हैं सीमांचल के विकास के लिए आप रचनात्मक कौन सी वैसी कदम उठाने जा रही हैं जिससे हमारे सीमांचल के विकास और उसके जो है उसकी आवाज़ को बुलंद करने में जो है साहित्यिक पोषण मिल सके? मैंने ईसा फरताब पर जो शोध किया जी। ये भी हमारी अररिया के एक दबते हुए बहुत बड़ी शख्सियत जो कि इकबाल और जो है मोमिन दाग को मीर तकी मीर को टक्कर देने वाले शायर गुमनामी के पर्दे में पड़े हुए थे, उनको रोशनी में लाना मेरा खास मकसद था। जी। और जब मैंने पीएचडी किया इसके बाद कई रिसर्च जो है जेएनयू में जो है सिनॉप्सिस भी इन पर लिखी गई है, इनके अरबी पर भी इनका वर्क हो रहा है, पर्शियन पर भी कुछ खोज किया गया क्योंकि ये उर्दू फारसी अरबी तीनों ज़बान के शायर थे। जी। और इनकी मतलब एक शेर मैं कहना चाहूँगी, जैसे मीर तकी मीर क्या है ना, ईगो पर उन्होंने कहा है ना, ईगो जो होता है जो कि बिल्कुल फिलोसफियाना शायरी और वो बिल्कुल अल्लाह से रूबरू, वो कहते हैं कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है खुद मुख्तारी की, चाहे सो आप करें मुफ्त हमें बदनाम करें। और इसके जवाब में मौलाना ईसा फरताब ने लिखा है, काम आए वो मेरा खुदा क्यों हो, मुसीबत में ना जो काम आए वो मेरा खुदा क्यों हो, भला करके खुद नाजिल फिर सबर आजमा क्यों हो। जी, बात करते हैं कि अब हम रोशनी डालेंगे मौलाना ईसा फरताब के विषय में कि अब इतने सारे उर्दू में साहित्यकार होने के बावजूद भी सिर्फ आप ही इनके जीवन से इनके साहित्यिक विकास की ओर कदम बढ़ाई। क्या लग रहा है, सिर्फ आपके इस कदम उठाने से इनका जो है प्रचार प्रसार, इनका जो है क्या बोलते हैं दायरा जो है बढ़ पाएगा? इस क्षेत्र में आखिर कौन सी वैसी राज है, कौन सी वैसी जो है कौन सा वैसा कारण है जिनकी वजह से उनके जो है नाम, इनके सारी शोहरत को और भी हवा देने के लिए और लोग सामने आ सके और नहीं आ पा रहे हैं? इसकी वजह सबसे मैं उनको ही दोषी मानती हूँ क्योंकि वो बच्चे को जो अपने बच्चे को एजुकेशन देना था वो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उसके जितना भी मटेरियल है कोठी से बोरा में पड़ा हुआ, बहुत बुरे हाल में दीमक खाया हुआ, बहुत बुरे हाल में हम उसको जो है लाए, इकट्ठा किए। और जब हमने इस पर खोज किया, क्योंकि मेरा मकसद था कि अररिया के पर रोशनी डालना है, मेरा एक पार्ट जो शोध का है वो अररिया पर खोज है, जो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट जाति, डिफरेंट मतलब आज़ादी से पहले से लेकर अभी तक, है ना, टोटल चीज को हमने उसमें संजोया है, जो कि मेरा उस पार्ट को प्रोफेसर अशोक झा भी कई बार ले गए और अपने कई जो है आर्टिकल में डाले। तो ये जो हमने खोज किया, इसमें ये खोज करने के बाद हुआ कि एक तो मेरी भी गलती है, मैं भी अपनी तरफ से माफ़ी चाहूँगी कि उनकी किताब को मैंने अभी तक नहीं पब्लिश किया, नहीं कर पाए, किस जो भी कारण रहा हो। और दूसरी चीज़ है कि हमारे समाज में उतनी सोच डेवलप नहीं है कि लोग इस चीज़ को महसूस कर सकें कि इतनी बड़ी शख्सियत जो गुमनामी के पर्दे में पड़े हुए हैं वो हमारे हैं और उनको रोशनी में लाने का फर्ज हम पर भी है, हर कंधे पे है। अररिया वासियों भी एक कर्ज उन्होंने छोड़ के गए, जिसको हम लोग पूरा करने में सक्षम कहीं ना कहीं हम लोग सफर कर रहे हैं। आप प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है और बात करें कि ये आपकी जो है आपका कर्तव्य भी है, तो इस विषय में अगला कदम आप सभी अररिया के साहित्यकारों का क्या होगा जिनके माध्यम से उनको एक अलग पहचान मिल सके? उसके लिए सबसे पहले तो मैं उनकी किताब को पब्लिश करूंगी और उसके बाद मैं अररिया के युवा पीढ़ी को और खास करके मीडिया को भी मैं जागरूक करने की कोशिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इन पर कुछ वर्क करें, सेमिनार करवाएं और नौजवान जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग साथ हैं। इससे बहुत लोग जानेंगे, पहचानेंगे। ऐसी ये मैं ईसा फरताब ऐसी शख्सियत नहीं है जो पहचान के मोहताज हों। बात रही, अब हमारे साथ बात कर रही थी डॉक्टर फरहा आरा बेगम जी, और बात करेंगे जहाँ तक इनसे ही जानते हैं। अब गणतंत्र दिवस आने वाली है,
इन्हें किस नज़रिए से ये देख रहे हैं? क्या वास्तव में गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं, वास्तव में गणतंत्र भारत की सरजमी पे उतर चुकी है या अररिया की सरजमी पे मुकम्मल हासिल कर चुकी है, या कितना हद तक कमी महसूस हो रही है? मैं अभी जो है मैं 100 मेरा जो मौलाना इसाफ हरताफ लाइफ एंड वर्क, जिस पर मुझे पीएचडी अवार्ड मिला। फिर दूसरा जो मैंने खोज किया फीमेल लिटरेसी इन कुल्हैया बिरादरी, जिस पर मुझे जो है मैं इस काउंसलर अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट का काउंसलर चुना गया वर्ल्ड बेस पे। और तीसरा मैं खोज कर रही हूँ बढ़ते हुए बाल अपराध कारण और उसका निदान। ये जो बढ़ते हुए बाल अपराध और कारण और निदान पे जो मैं वर्क करती हूँ, तो इसको मैं लिखने के बाद, इस पर मंथन करने के बाद मैं कहूँगी कि गणतंत्र जो संविधान हमारा लिखा गया वो कहीं ना कहीं तो हम मिस कर रहे हैं। चाहे वो खाकीधारी हों, चाहे खादीधारी हों, चाहे हम शिक्षक के रूप में हों, चाहे हम अभिभावक के रूप में हों, कहीं ना कहीं हमारा मिसिंग है। जो हम नेगेटिव, हमारे आने वाला कल हमारा पीढ़ी नेगेटिव जा रहे हैं। अब इनके विषय में क्या आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? और जागरूक पदाधिकारी की बात करें या समाज सेवी की बात करें, सामूहिक रूप से सबको क्या मैसेज करना चाहेंगे जिनके माध्यम से वह गणतंत्र को बिल्कुल गणतंत्र दिवस को वो मुकम्मल दिला सके? मैं पदाधिकारीगण से या मैं जो राजनेता है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो हमारे बच्चे जो उनका फंडामेंटल राइट है उसको मिलनी चाहिए। वो चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे समाज के जो है अदर पर्सन हो, ये फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं मिल पाता। जहाँ हम समानता का अधिकार से लेकर के ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सब में कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं हनन है, कहीं ना कहीं हम दबाव में काम कर रहे हैं, कहीं हम जो है संविधान का उल्लंघन करते हैं। दबते हुए कहीं कोई आवाज उठाता है, कोई उठा नहीं पाता है। इसलिए हम बच्चों को जागरूक करें। और मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि हर अधिकार से पहले कर्तव्य आता है, और कर्तव्य का अगर तुम निर्वहन करती हो तभी तुम अधिकार के हकदार हो। तो इन सारी चीज़ का नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए। और ये अगर हम जहाँ पे खड़े हैं, अगर शिक्षक के रूप में अगर हम परफेक्ट शिक्षक हों, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तो फिर यकीनन अगर इसी तरह से एक एक करके एक एक बंदा, चाहे को पदाधिकारी हो चाहे आम जनता हो, अगर वो कर्तव्य का निर्वहन सही कर रहे हैं, तो फिर हम समझेंगे कि हमारा जो राइट है, हमारा जो संविधान है, गणतंत्र है, वो सही माने में कामयाब है। बिल्कुल, अधिकार एवं कर्तव्य दोनों एक दूसरे का पूरक है। जब तक हम अपनी कर्तव्यों को नहीं समझेंगे तो अपने अधिकार और अपनी कर्तव्य की को जो है निर्वाहन नहीं करेंगे, तो हम अपने अधिकार के हकदार भी नहीं और अपने अधिकार को पहचान भी पूर्ण रूप में नहीं पाएंगे। ये आज की मुलाकात में हम कराए इनसे मुखातिब और जाने इनके साहित्यिक सफ़र के विषय में, इनके शोध की टॉपिक पर मैंने चर्चा किया, और जीवन शैली के विषय में भी इनसे जुड़ा हुआ इनके पर्सनल लाइफ की तरफ भी थोड़ा सा फोकस करेंगे कि इनका बचपन का जो है अंदाज कैसा था। क्या बचपन में भी इतनी बड़ी साहित्यकार और शोधकर्ता बनना चाहती थी, इनके विषय में हम जानते हैं। क्या बचपन से ही चल रहा था मुझे शोध करने हैं बहुत किसी खास व्यक्ति पर, और या फिर बहुत अच्छे रचनाकार बनने हैं, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था उस समय? नहीं, मुझे बचपन से लिखने का शौक है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे डायरी लिखने का एक था कि मतलब नहीं लिखने से लगता था कि कुछ हम नहीं किए, है ना, कुछ वर्क मेरा रह गया। तो मैं बचपन से जो भी पैसा हमको मिलता था उससे मोटी मोटी डायरी खरीदते थे, और डायरी कुछ ना कुछ हम लिखते थे। तो वो लिखते लिखते हुआ कि मेरी अम्मी जो है सोफिया रहमान, जो अभी नहीं है, वो बहुत नॉवेल बहुत पढ़ती थी, और उनका दिमाग भी बहुत कहीं कि बहुत ब्रॉड थी, बहुत जीनियस थी। तो वो बहुत सारी चीज़ बताती थी, प्लॉटिंग, कैरेक्टर, तो वो डिफरेंट चीज़ के बारे में सोचते सोचते ये पहली कहानी मेरा लाल दुपट्टा, जो मैं लिख करके अपनी माँ से सुनाई
सुनने के बाद वो कुछ उसमें कट किए कि इसका प्लॉट ऐसा होगा, कैरेक्टर ऐसा होगा। तो वो सब करने के बाद जो है लगा कि चलो आप भेजते हैं। भेजे तो देखे कई पेपर, कई मैगजीन छाप दिया उसको, तो सभी ने पसंद किया। उसके बाद फिर कंटिन्यू मैं अफसाना लिखती रही। आकाशवाणी पटना से युवानी प्रोग्राम डायरी के पन्ने मेरा 8 बजे 8:30 बजे रात को रिले होती थी। तो उसमें मेरा डिफरेंट कहानी होता था। तो उसकी 21 कहानी हर वो पल का एक संग्रह, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, मैक्सिमम हो चुका है, वो मेरा तैयार हो रहा है जी। इस विषय में इसके बाद मेरी रुझान जो है गजल के तरफ है ना, थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी। मैं पहली नज्म मदावा मैंने लिखा। तो अपनी उस गजल को एक बार जी तो मदावा जो मैंने लिखी, तो अब मैं अपने प्रोफेसर, बहुत सीनियर प्रोफेसर जो है अलीमुल्ला हाली, जो गया यूनिवर्सिटी में HOD हैं, उनको मैंने दिखाया। वो बहुत पसंद किया और उसमें जो तराश खराश था वो उन्होंने किया। जी, एक बार ऑडियंस को जी उसका 2-4 लाइन मैं सुनाना चाहूँगी। दर्द जब हद से बढ़ेगा तो दबेगा क्यों कर, दर्द जब हद से बढ़ेगा तो दबेगा क्यों कर, शम्मे गुल करदा से ऐवान सजेगा क्यों कर। हुस्न को हर आन जमाने के सितम सहने हैं, हुस्न को हर आन जमाने के सितम सहने हैं, करबो आलाम से वह उफ न करेगा क्यों कर। बेबसी अपना मुकद्दर तो नहीं है फरहत, बेबसी अपना मुकद्दर तो नहीं है फरहत, कारवाने अमलो जहद रुकेगा क्यों कर। जी, तो आपका इंस्पायरेशन जो है, आपको जो इंस्पायरेशन मिला वो आपकी अम्मी जान से मिली। जी, ये इनका कहना था और वास्तव में इस पर जो स्वीकारा भी इन्होंने और सबसे पहले बयां भी की अपनी जो है वक्तव्य के माध्यम से। और इसे ही जानते हैं कि ऐसे कवर गज़लकार या फिर साहित्यकार, उनके लिए ये कुछ मैसेज जानते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज है आप? मैं आने वाले उभरते हुए जो शायर हैं, साहित्यकार हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि वो खुल कर लिखे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर लिखे। जैसे मैं अपना हक मांग कर जीने की फिजा पैदा कर, बेसदा दर्द में तूफान उठेगा क्यों कर, है ना। अपना हक जब तक वो नहीं मांगेगा समाज से, उसको नहीं मिलेगा ना। इसलिए जो है अपने हक को मांगना होगा और बिल्कुल सच, जो सच हम देखते हैं उसको हम कलम बंद कर दें। यही मेरा जो है परफेक्टनेस होगा। आप इतने बड़े व्यंग्यकार, उर्दू के व्यंग्यकार के जीवन शैली पर आपने रिसर्च किया, तो इससे ये पता चलता है कि आपको व्यंग्य करने की तरफ भी कुछ थोड़ा बहुत रुझान होगा। तो आपने कोई वैसी व्यंग्यात्मक रचना की हो जो उर्दू में हो या हिंदी में हो, तो इसके विषय में कुछ फोकस करना चाहिए? इस तरह का मेरा बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है ना, क्योंकि जब आप हमसे मिलिएगा तो मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरा नाम फरहत है। फरहत का मतलब ही खुशी जी, है ना, कि हमसे मिल के अगर खुशी हासिल नहीं हुई तो फिर नाम बेकार होता है। परंतु इसके बावजूद भी जब खुशी को हम खंगालते हैं, उससे पहले कुछ खामियां, उनके आसपास बहुत सारी खामियां नजर आती है। उस खामियों को खत्म करने के लिए, उनको पॉजिटिव जो वे आउट देने के लिए उनको सामने लाना जरूरी होता है, उसको जो है प्रकाशित करना जरूरी होता है, या पॉजिटिव वे में पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना जरूरी होता है, जिसके लिए हमें व्यंग्य का सहारा लेना पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में आपने कोई वैसी व्यंग्यात्मक कविता लिखी? व्यंग्य में मेरा कुछ नहीं रहा, मेरा नेगेटिव कुछ भी नहीं रहा, तंज में नहीं, मजाक में कुछ है लेकिन है, तंज में मैंने कलम बंद नहीं किया। मेरा नेचर भी है कि अगर कुछ व्यंग्य कहीं सुन लिए तो खामोश रह गए, मुस्कुरा दिए, उसका जवाब नहीं दिए। या बच्चों को भी कोशिश करते हैं बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग का, कि उसमें पॉजिटिव थिंकिंग हो और सही वो रास्ते को लेकर चले। और कमेंट करना या इस तरह का कुछ मेरे नेचर में नहीं है। इनका मानना है कि बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ अपनी रचना को करें, सकारात्मक ऊर्जा समाज में, है ना, बांटे और प्रसारित करें, ताकि समाज एक लंबी उड़ान को भर सके, एक नया दुनिया बसा सके। ये इनका मानना है और
यही एक वजह है पूरी अब तक की जीवनी में, रचनात्मक जीवनी में, जीवन काल में अब तक व्यंग्यकार के जीवन पर रिसर्च करने के बावजूद भी अब तक एक भी व्यंग्यात्मक रचना नहीं किए। ये बहुत बड़ा मायने रखता है और बहुत बड़ी उपलब्धि की बात करें तो फिलहाल लेते हैं सोहंदर न्यूज़ टीम के साथ इनके घर से विदा, और फिर अगले एपिसोड में हम किसी साहित्यकार या किसी रचनाकार या किसी सेलिब्रिटीज़ के साथ ऑन एयर गेस्ट के अगले एपिसोड में होंगे हाजिर। फिलहाल नमस्कार।